नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। लोकसभा चुनाव को लेकर तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त मौजूद हैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी बीजेपी के देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 के मंच पर। सर, पहला सवाल तो यही है, यूपी में 80 में 80 का नारा दे रही है बीजेपी, एक नहीं बार बार दे रही है, कैसे होगा ये? भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकारों ने काम किए, पिछले 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड लेकर, पूरे कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम लोग जनता के बीच में हैं। ठीक है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता है, संपर्क है, और लगातार हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से और सरकार की योजनाओं का लाभ किस प्रकार से समाज के कमज़ोर तबके को मिले, इसके लिए लगातार हम अभियान चला रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से रेस्पॉन्स मिलता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास है, उसे निश्चित रूप से भाजपा 100% परिणाम आएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है अब की बार 400 पार का, उत्तर प्रदेश उसे पूरा करेगा। भूपेंद्र जी, आपने कहा था कि मैं आ रहा हूं आपके स्टूडियो, आप जो सवाल हो वो पूछ लीजिए, बीजेपी और मैं पूरी तरह से तैयार हैं। तो देखिए, सवाल तो मेरे पास भी हैं और सवाल यहाँ न्यूज़ रूम में मौजूद हमारे सभी सहयोगियों के पास भी हैं, तो वो सभी सवाल करेंगे। चलिए, पहले सवाल का आपने जवाब दे दिया है। दूसरा सवाल है, दो अच्छे लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर साथ साथ हैं। नहीं, जिस प्रकार से कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की गतिविधि रही, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी की कोई उपस्थिति राज्य में नहीं है, और समाजवादी पार्टी की जिस प्रकार से काम करने की उनकी पद्धति है, उनकी शैली है, और जिस प्रकार के काम उनकी सरकारों के समय हुए हैं, पूरा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार माफिया राज के हवाले था, और राज्य में जिस प्रकार की अराजकता थी और सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, हमारी सरकार आने के बाद वो स्थिति बदली है। आज उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पिछले 4 परिणाम चुनावों में आए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी या INDIA गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। और मुझे विश्वास है कि इस बार भी कांग्रेस का पूरा परिवार पलायन कर गया है। श्रीमती सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई हैं, राहुल गांधी जी की उपस्थिति है नहीं, और अखिलेश यादव भी जिस प्रकार से कन्फ्यूज है, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से अंत कलह का शिकार है, और सुबह से शाम तक वो प्रत्याशी बदलने में ही लगे रहते हैं। आप देखेंगे उनके चाचा जी ने बदायूं में लड़ने से मना कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने मेरठ, मुजफ्फरनगर, सभी जगह उन्होंने प्रत्याशी बदलने का काम किया है। तो उससे ऐसा लगता है कि इनके लिए कोई संभावना बची नहीं है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी प्राय समाप्तवादी पार्टी होने की ओर अग्रसर है। हालांकि वो बहुत उत्साहित थे। 2022 विधानसभा चुनाव में उनका कहना है उनका वोट परसेंट बढ़ा था, लोगों का भरोसा उनमें बढ़ा था। विधानसभा चुनाव में और राज्य में और लोकसभा के चुनावों में परिस्थितियों में अंतर होता है, लेकिन मुझे विश्वास है हमारी पार्टी अपने पूरा 10 वर्ष का लेखा जोखा लेकर, कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम जनता के बीच में हैं। और हमारी सरकारों ने, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, जो भी अपेक्षाएं हैं, जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारा संकल्प पत्र है, उन विषयों को हमने पूरा किया, और उस सब विषयों को लेकर हम लगातार जनता के बीच में हैं। रायबरेली और कांग्रेस, ये संबंध बहुत पुराना है। अमेठी और कांग्रेस का संबंध भी पुराना था, 2019 में वो टूटा। इस बार क्या रायबरेली भी छिन जाएगा? अभी तक रायबरेली और अमेठी को लेकर वो अपना कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर पाए, तो बीजेपी इसे किस तरह से देख रही है? वो कंफ्यूजन में है या कोई रणनीति भी हो सकती है उनकी? जिस प्रकार से पिछले विधानसभा के या नगर निकायों के चुनाव हुए हैं, उसमें जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, रायबरेली हो, अमेठी हो या पूरा राज्य हमारा हो, आप देखेंगे पहली बार उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगम भाजपा जीती है। हम अधिकांश नगर पालिका भी जीते हैं, नगर पंचायत भी जीते हैं,
और रायबरेली में भी कांग्रेस के लिए जिस प्रकार के परिणाम विधानसभाओं में या राज्य के नगर निकाय चुनावों में आए हैं, वो कांग्रेस के लिए सबसे खराब दौर है, खराब प्रदर्शन उन्होंने किया है। और उसी का परिणाम है कि आज ना राहुल गांधी लड़ने तैयार हैं, ना प्रियंका सोनिया गांधी जी तैयार हैं। तो अभी ये लोग अनिर्णय की स्थिति में हैं, कोई निर्णय नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी मान चुकी है कि उत्तर प्रदेश में हमारे लिए कोई संभावना बची नहीं। उधर जयंत चौधरी वो आपके साथ आ गए और उन्होंने भी भवें ऐसे उठाते हुए कहा जनसभा के दौरान कि ये उनकी रणनीति है, उन्होंने पलटी नहीं पटकनी दी है। कितना फायदा पश्चिमी यूपी में बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का जो हमारी सरकार का एजेंडा है विकास का, उसको लेकर हम जनता के बीच में, हमारा परिवार बढ़ा है। कई नए दलों ने हम एनडीए का मोदी जी के नेतृत्व में हिस्सा बनना स्वीकार किया है। माननीय जयंत चौधरी ने जो उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। निश्चित रूप से जो देश की विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में उनका भी योगदान हो, उसका प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और उनके आने से भी हमारा परिवार बढ़ने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली जो विकास यात्रा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसे बल मिलेगा। और पीएम ने जनसभा के दौरान जयंत चौधरी को छोटा भाई कहकर पुकारा। बहुत मायने रहते हैं कि मंच से किस तरह का जेस्चर, किस तरह के वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हम सबका एक आदर सम्मान का भाव रहता। वो हमारे नेता हैं, दुनिया के सबसे राजनीतिक दल के नाते ताकतवर नेता हैं। और जयंत चौधरी जी ने निर्णय हमारे साथ आने का लिया है, तो हम उनका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यवहार से भी यही दर्शाता है। जी, हमारे साथ हमारे और भी सहयोगी हैं और वो भी सवाल करना चाहती हैं। बारी बारी से नीलू, आप बिल्कुल। चूँकि भूपेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। और चूँकि आप देश के सबसे बड़े सूबे के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो सवालों की बौछार तो आप पर बनती है। तो पहला सवाल मैं कर लेती हूँ, फिर बाकी लोगों से भी आप सवाल लूँगी। बीजेपी की तमाम लिस्टें आती हैं, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो कि बहुत दिनों से, मतलब हर बार उनकी लिस्ट में नाम रहती है, लेकिन अचानक उनका पत्ता साफ हो जाता है। लेकिन बड़ी ओबीडियंट यहाँ पर लोग हैं कि ज़रा सा भी कुछ भी नहीं कहते और स्वीकार करके उसे आगे बढ़ जाते हैं। ये पार्टी में जो डिसिप्लिन है वो कहाँ से आती है? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का एक समूह है और हमारी पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता एक विचारधारा से जुड़कर इस देश के लिए काम करने वाले हम लोग हैं। हमारी पार्टी अनुशासित है और पार्टी में निर्णय करने की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत हम लोग आपस में बातचीत करके, राय शुमारी करके केंद्रीय पार्टी उसमें निर्णय लेती है और निर्णय में सबकी सहभागिता है, सबकी भूमिका है। तो इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति से निर्णय लेते हैं और उस प्रक्रिया का हम सब लोग पालन करते हैं मान्य। तो उसके कारण कहीं असंतोष की संभावना बनी नहीं रहती, कोई भ्रम में रख के निर्णय नहीं हुए हैं। पार्टी के संगठन के सारे जो भी हमारा एक निर्धारित व्यवस्था है, उसमें हमने सब लोगों ने बातचीत आपस में की है और उसके आधार पर पार्टी ने एक सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति भी रहती हैं। लेकिन भूपेंद्र जी, कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सी नाराज़गी का सामना करना पड़े? नहीं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है और पार्टी को यहाँ स्थापित करने में 6ठी 7वीं हमारी पीढ़ी है। एक विचार के लिए हम लोगों ने संघर्ष किया है। आज हमें मोदी जी के नेतृत्व में ये अवसर मिला है, तो निश्चित रूप से समाज में नेतृत्व करने की जिज्ञासा, अपेक्षा लोगों की रहती हैं, लेकिन हम एक विचार के लिए काम हमारी पार्टी के सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। जो भी जिम्मेवारी मिलती है उसे सहजता से हम लोग स्वीकार करते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल है भूपेंद्र जी, जरा वो भी ले लेते हैं। मेरी सहयोगी कंचन है। कंचन, क्या पूछना चाहेंगे आप? स्वागत है आपका सर न्यूज़ 18 पे। और देखिए, मैं विपक्ष से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे लेना चाहूँगी। जहाँ बीजेपी पूरी तरह से अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सर कन्फ्यूजन ही खत्म नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी टिकट बांटने से ज़्यादा टिकट काटने में लगी हुई है। अब तक 8 कैंडिडेट्स के टिकट काटे गए हैं, जिसमें मुरादाबाद है, बागपत है, रामपुर है और बदायूं, जहाँ पर शिवपाल यादव जो हैं उनकी भी अब कन्फ्यूजन खत्म नहीं हो रही है अखिलेश यादव के साथ साथ। तो ये क्या लग रहा है, अखिलेश यादव की जो ये कन्फ्यूजन है, ये पार्टी की स्ट्रैटेजी हो सकती है 2024 में सीटें जीतने को लेकर?
मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष चुनाव में हार अपनी पराजय सुनिश्चित मान चुका है और ये लोग अंतर्कलह का शिकार हैं, निर्णय कर नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से इन लोगों को जनता ने सरकार बनाने का, इन्हें जनादेश देने का काम किया था, तो इन लोगों ने लूट खसोट, भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भाई भतीजावाद, परिवारवाद जो किया है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है और इस विषय का एहसास कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को है। आज जिस प्रकार का माहौल है, पूरा देश, पूरा प्रदेश राममय है, मोदीमय है और मैं आप सबके विश्वास के आधार पर, अपने देश प्रदेश की जनता के विश्वास के आधार पर कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ी विजय की ओर आगे बढ़ रही। एक डिसिप्लिन की बात चल रही है, लेकिन जो मुजफ्फरनगर की एक हॉट सीट है वहाँ पे एक डिसिप्लिन में जो है बड़े दो चेहरे हैं, एक संजीव बालियान जी और दूसरे संगीत सोम। दोनों लोग एक दूसरे का जो अंतर विरोध है और एक बयानबाजी है वो अपने मैक्सिमम पे पहुँच गई है। तो इस पे विरोधियों की भी नज़र है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व की, और आप भी जो है उसको बड़ी पैनी निगाह से देख रहे हैं। बयानबाजी रुक नहीं रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी जो है मतलब संजीव बालियान ने जो है संगीत सोम पे हमला किया। कल भी संगीत सोम ने बोला था कि उनकी सीट है वो देखें। तो इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, संगीत सोम और संजीव बालियान के अंतर विरोध को? भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने कहा, हमारे यहाँ निर्णय करने की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया का पालन करते हुए पार्टी ने मुजफ्फरनगर से हमारे वर्तमान सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, संजीव बालियान को प्रत्याशी बनाया है। कुछ विषय को लेकर आपस में गलतफहमी के कारण ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। हम एक परिवार का हिस्सा हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करके कल भी हम लोग बैठे थे, तो कोई रास्ता समाधान का आपस में हम लोग निकाल लेंगे और निश्चित रूप से सबका विश्वास मोदी जी के प्रति है। तो सबकी इच्छा देश में का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी करें, मोदी जी करें और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 400 पार का, सब लोग मिलकर इस प्रयास में हैं कि 400 पार के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की जो हमारी भूमिका है उस सार्थक भूमिका के साथ हम लोग आगे बढ़ें। उधर संतोष गंगवार जी भी बताया जा रहा है कि वो भी नाराज़ हैं, उनके जो समर्थक हैं और मौजूदा कैंडिडेट के समर्थक, उनके बीच भी नाराज़गी है, पोस्टर्स और भी हो गया, जबकि पीएम ने संतोष गंगवार जी को मंच पर साथ में बिठाया, सब किया। मैं भी अभी संतोष जी के पास गया था मिलने, बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे बातचीत हुई। हमारी पार्टी के वो संस्थापक सदस्यों में से हैं, लंबे समय तक उन्होंने बरेली क्षेत्र का नेतृत्व किया है सांसद के नाते। बातचीत हुई, पार्टी ने उनसे बातचीत करके सहमति करके ही इस बार थोड़ा सा एक विषय रहा, एज के कारण परिस्थिति बनी है। तो छत्रपाल गंगवार जी हमारी पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्हें अवसर दिया है। संतोष जी भी सहमत हैं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह रहता है, कुछ कार्यकर्ताओं के मन में कुछ विषयों को व्यक्तिगत इंटीमेसी भी होती है। तो मेरे सामने भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन या विरोध दर्ज कराने का काम। आप मान रहे कि नाराजगी होती है, परिवार है हमारा, बातचीत हो जाती है, जैसे परिवार है, हम परिवार की तरह चलने वाला हमारा संगठन है। ठीक है, हम अपने परिवार की तरह विषयों को समाधान की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। कुछ और सवाल लेते हैं। जी भूपेंद्र जी, आप न्यूज रूम में आए हैं तो कई हमारे सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार भूपेंद्र जी, मेरा नाम मनोज कुमार बंसल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो बीजेपी यूपी में अपना प्रचार कर रही है उसमें ये कहती आई है कि 2 लड़कों की जोड़ी, तो 2 लड़कों की जो जोड़ी है उसमें से कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और कल अखिलेश ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है। तो उनका जो घोषणा पत्र है उन दोनों में लोक लुभावन वादे हैं, एमएसपी पर बात है, किसानों को लेकर है, युवाओं को लेकर है। तो अब क्या स्ट्रेटेजी रहेगी बीजेपी की जो है अपने मैनिफेस्टो को लेकर? हम लोग अभी तक हम पूरे अपने 10 साल का कामकाज का लेखा जोखा, आप हमारा कमिटमेंट देखेंगे तो हम अपने जीवन काल के प्रारंभ से ही, जब से जनसंघ की स्थापना हुई, हमने कहा कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, हमने कहा कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, हमने कहा शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, हमने कहा देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, हमने कहा भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर बनवाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे, और हमने कहा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सारे विषयों पर हमारी सरकारें काम करेंगी। मेरे लिए
देश के बीजेपी के प्रदेश के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए गर्व करने वाला विषय है ये कि हमारी सरकारों ने हमारे संकल्पों को पूरा किया है। आज भी हमारी पार्टी और हम सब लोग, जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, हमारी सरकार ने जो काम किए हैं विकास के, उन कामों पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक किसानों वाला विषय है, उत्तर प्रदेश में और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग गन्ना, गेहूँ, धान की खेती करते हैं। आज हमारी सरकार आने से पहले बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हमारे एजेंडे में भी है। हमारी सरकार ने भी कहा कि बेहतर बिजली उपलब्ध व्यवस्था कराएंगे। तो आज स्थिति ये है कि आज से पहले पुरानी सरकारों में केवल 4 शहरों को बिजली मिलती थी। हमारी सरकार ने बिजली की बेहतर व्यवस्था वितरण की लागू की और आज स्थिति ये है कि किसानों को निर्धारित व्यवस्था के तहत बिजली उपलब्ध करा रहे हैं और निःशुल्क बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारे कमिटमेंट को सरकार ने पूरा किया। आज गन्ने या अन्य जो फसलें हैं उनकी एमएसपी बढ़ाने का काम भी सरकार ने किया और गन्ने में भी, गन्ने के भुगतान में जिस प्रकार से पुरानी सरकारें गन्ने के भुगतान की स्थिति क्या थी आपको पता है, और सरकारें शुगर मिलों को किस प्रकार से बेचने का काम कर रही थी। हमारी सरकार ने शुगर मिल नई लगाने का काम किया है, उनकी पुरानी शुगर मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाने का काम भी किया है और आज लगभग आप देखेंगे तो 90% शुगर मिल, 90% शुगर मिल केन एक्ट की जो व्यवस्था है 14 दिन भुगतान की, उसे पूरा कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हमने जो वायदे किए, जो संकल्प लिया, उसे पूरा किया। गारंटी मतलब मोदी की गारंटी पूरा होने की गारंटी। खैर, विपक्ष कह रहा है जब इतने ही आपने अच्छे काम किए हैं तो फिर साम दाम दंड भेद अपनाने की क्या ज़रूरत। आप उनके नेताओं को तोड़ रहे हैं, उनके सहयोगी दलों को तोड़ रहे हैं और तो और मायावती जी को मजबूर कर दिया है कि वो बीजेपी की बी की टीम की तरह काम करे। ओवैसी जी को बी टीम की तरह काम करवा रहे हैं और उनको लड़वा रहे हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक छिटक जाए, बट जाए। मुझे ऐसा लगता नहीं कि ओवैसी की पार्टी ने अभी कोई कैंडिडेट घोषित किया है। अभी पहले चरण में चुनाव है, दूसरे चरण में भी नामांकन हो रहे हैं, तीसरे में नामांकन होने हैं। तो जितनी मुझे समझ है कहीं उनका कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, हम अपने एजेंडे के आधार पर, अपने काम के आधार पर हमने जो कहा उसे मोदी जी के नेतृत्व में पूरा किया है। मोदी जी के नेतृत्व में जो गारंटी है और गारंटी पूरा करने की गारंटी के साथ हम लोग मैदान में हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग मिलकर उसे पूरा करेंगे। जहाँ तक विपक्ष का विषय है, विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवादी हैं और हमारा संकल्प है भ्रष्टाचार को सामूल नष्ट करने का। हमारी सरकार काम कर रही है। ये अपने जो इन्होंने अनैतिक काम किए हैं विपक्ष के लोगों ने, उसे बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें जनता ने जनादेश दिया है, जनता ने हमारी पार्टी को चुना है और उस जनादेश का हम लोग सम्मान कर रहे हैं। और विपक्ष के उन नेताओं का क्या जो आपके पक्ष में आकर खड़े हो गए? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ईडी सीबीआई का डर दिखा रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनके। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा है, हमारा एक एजेंडा है और एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास का है, देश को बदलने का है। आज उत्तर प्रदेश बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, आज से पहले उत्तर प्रदेश आप एक बीमारू राज्य था। किस प्रकार की स्थिति थी उत्तर प्रदेश में? नोएडा और आपके मेरठ, मुजफ्फरनगर किस प्रकार से एक अपराधग्रस्त क्षेत्र के रूप में हम लोग देखते थे। आज बेहतर कानून का राज है, आज हमारी बहनें सुरक्षित हैं और उसके कारण बड़ी संख्या में लोग आज निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था आज 11वें नंबर से 5 में। तो आज बदलता हुआ भारत है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को हम सब लोग देख रहे हैं और पूरा देश और पूरा प्रदेश मोदी में है, पूरा प्रदेश और पूरा देश राम में है। और लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि ऐसा क्या जादू कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं पर आप कि इतनी बड़ी तादाद में, चाहे वो कांग्रेस हो, एसपी हो, बीएसपी हो, आम आदमी पार्टी हो, वहाँ से नेता टूट कर आते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं। जो हमारे विचार से सहमत, जो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, जो हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का, देश को आगे बढ़ाने का, उसके साथ जुड़कर अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, हम सबको साथ लेकर चलें। और सवाल न्यूज़ रूम से? अध्यक्ष जी, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जैसे कांग्रेस ने जब घोषणा पत्र जारी किया, आपकी पार्टी ने उसे मुस्लिम लीग की छाप बताया है। सपा ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, उसमें आपको कौन सी छाप दिख रही है? और साथ ही विपक्षी गठबंधन के 2 दल अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं।
इसके क्या मायने हैं? क्या लगता है कि अभी विपक्षी गठबंधन एकजुट नहीं है, उसके अलग अलग रूट हैं? आप देखते होंगे 2017 में भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी दो युवाओं की जोड़ी के रूप में सामने आई थी। बाद में क्या स्थिति बनी, ये लोग, कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जितनी भी गठबंधन की सरकार बनी है केंद्र में, कांग्रेस ने उन्हें अल्प समय में गिराने का काम किया है। ये इनमें आपस में अंतर्विरोध है और ये केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहे हैं, उनसे घबराकर ये लोग अपनी उस सब विषयों को बचाने के लिए ये लोग संगठित हो रहे हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, इनकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, देश इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में इनका परिवार है, इनकी जाति है, इनका समाज। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 80 में से 80 सीटें आप लोग कहते हैं हम जीत कर लेकर आएंगे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र से आते हैं, कहते हैं समाजवादी पार्टी या बाकी जो विपक्ष है, कांग्रेस है, सब मुस्लिमों की राजनीति करती है, आप कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ऐसे में अगर 80 में से 80 सीटें आपको लगता है कि अगर मुस्लिम समाज नाराज है या बहुत चीजें, तो आपको लगता है कि 80 में से 80 सीटें आ जाएंगी और 370 बीजेपी पार कर जाएगी? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, और हमारी सरकार की जो कार्य पद्धति है, हमने सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, हमने सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पुरानी सरकारों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार से भाई भतीजावाद और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के समर्थकों को लाभ मिलता था, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो फार्मूला है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। जहाँ तक जिन सीटों की बात आपने कही है, हम मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना, ये सारी सीटें 2014 में भी जीते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सीटें हम 2021 या 22 में बाई इलेक्शन में भी रामपुर की सीट जीते हैं। तो अब इस रूप में ना देखा जा, लेकिन अब इस रूप में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप भी सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पीडीए का कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। उनका जो पीडीए का एजेंडा है, आप उनके निर्णय अगर आप देखेंगे तो उस निर्णय में विशेष परिवार, विशेष समुदाय तक सीमित है। मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी आज बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट सबको साथ लेकर चलने का है। हमारी पार्टी का स्वरूप भी अब सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसमें पीडीए भी है, उसमें सारे लोग हैं जी। आप हमारी सरकार में जितनी लाभार्थी परक योजनाएं हैं, हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, हमारी सरकार अंत्योदय को समर्पित सरकार है, और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप लाभार्थियों की सूची, हमने बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, उसमें आप सूची देखो, उन सूची में समाज के सब वर्गों के लोग हैं। जो पात्रता सूची है, उसके साथ आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपये भेजते हैं, 85% गायब हो जाता है। अब कितना जाता है? अब 100% जाता है जी, डायरेक्ट। भूपेंद्र जी, लोग मतलब ये जो विपक्ष आरोप ये लगाता है कि बीजेपी ने आखिर कितने मुसलमानों को सीट दे दी। खैर वो तो उनकी बात है, वो आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ले लेते, उसका भी जवाब दीजिएगा। बीजेपी ने अभी तक अपने 74 में से 69 कैंडिडेट उतार दिए हैं, 5 सीटें बाकी हैं। प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हुई। क्या बात है, रायबरेली पर इतना सस्पेंस क्यों है बीजेपी में? अभी हम लोगों ने लगभग 1.5-2 महीने पहले अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आपस में बातचीत करके, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता आधारित संगठन है बड़ा हमारा, तो उसमें बातचीत करके हम लोग सारे विषयों को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति में हम लोग गए थे। बातचीत हुई है। ये अंतिम चरण की सीटें हैं, सामान्यतः इसमें एक आध तीसरे चरण की भी है। तो उसमें पार्टी ने आपस में विचार विमर्श करके स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक सीट आज भी घोषित हुई है, मुझे लगे शायद 4-5 सीटें बची हैं, तो उसमें भी जल्दी पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति को उसमें निर्णय लेना है। हमारी तरफ से राज्य की ओर से केंद्र को अधिकृत कर दिया गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो हो सकता है बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपको
भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का विषय है, पार्टी सारे सामाजिक राजनीतिक विषयों को सभी लोगों को साथ लेकर चल के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चुनाव जीतने में एक विशेष हमें रणनीति, कौन परिस्थिति के हिसाब से चुनाव जीत सकते हैं, एक ये फैक्टर भी रहता है और पार्टी उसको ध्यान में भी रखती है। जी, कि कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो लेकर आ गई है, समाजवादी पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो लेकर आ गई है, बीजेपी अपना मैनिफेस्टो कब लेकर आ रही है और क्या कुछ चीजें उसमें प्रमुखता से होंगी? हमारी पार्टी ने अभी आपस में बातचीत भी की है, एक घोषणा पत्र समिति भी माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में बनी है, उन्होंने भी बातचीत की है और नीचे तक लोगों ने भी, हमने ऑनलाइन भी लोगों के सुझाव मांगे हैं। और जो जनता की अपेक्षा होगी, जो समाज की, देशवासियों की अपेक्षा होगी, हमने बहुत अच्छे, हमारी सरकारों ने काम किए हैं, लेकिन जो भी अपेक्षा होगी सारे विषयों को कलेक्ट करके बहुत जल्दी पार्टी का घोषणा पत्र या संकल्प पत्र आएगा आप सब लोगों के बीच में। नहीं, निश्चित रूप से केंद्रीय पार्टी को निर्णय लेना है इसमें, लेकिन मुझे विश्वास है कि जल्दी आएगा। जी नमस्कार भूपेंद्र जी, मैं वैशाली हूँ असाइनमेंट डेस्क से। मेरा ये क्वेश्चन है कि चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों ने ही जातीय जनगणना को काफ़ी प्रमुखता से उठाया है अपने अपने मैनिफेस्टो में। तो आपको क्या लगता है कि ये यूपी की पॉलिटिक्स में या आने वाले इलेक्शंस में कुछ अपना रंग दिखा पाएगा या भाजपा को इसका तोड़ कोई खोज रही है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारी पार्टी का भी संकल्प है कि हमारी प्राथमिकता में महिलाएं हैं, किसान है, युवा हैं, गरीब है, ये हमारी प्राथमिकता में, ये हमारी जाति है और हमें इसी के आधार पर भविष्य में काम करना है। हर बार ही हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत आरोप भी लगाए जाते हैं और हमले किए जाते हैं। इस बार उनके परिवार को लेकर सवाल उठा दिया गया। आपने देखा होगा विपक्ष का कहीं ना कहीं ये हताशा का, कुंठा का प्रतीक है। उनकी हताशा दर्शाती है और बीच में कब जितनी गाली, जितने असम्मानजनक शब्द, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में किया है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसके विपरीत है जी। लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है। इस प्रकार का व्यवहार कहीं ना कहीं जो इनकी कुंठा है, हार की जो हताशा है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होती है। ठीक है, लेकिन पीएम कहते हैं कि मुझे चाहे जितनी भी गालियां दो, मैं अपने संकल्पों को पूरा कर रहा हूं। संकल्पों में एक जिक्र राम मंदिर का हमेशा से रहा है। अब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब भी सवाल राम मंदिर पर, सनातन पर बार बार उठाए जा रहे हैं। क्या इस बार फिर राम मंदिर से जुड़ा कुछ हो सकता है? नहीं, या हमारे तो लिए मथुरा की बारी है, वही दिखेगा। हमारे लिए देश के करोड़ों लोगों से आस्था का जुड़ा विषय है और 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है और पार्टी को जो हमारा कमिटमेंट था, हमारी सरकार ने पूरा किया है। हमारे 1988 के बाद सभी संकल्प पत्रों में, घोषणा पत्रों में राम मंदिर की चर्चा हम लोगों ने की है और हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि जनता ने हमें चुना है। जिन विषयों पर हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। राम के प्रति, भगवान राम हमारे जीवन शैली में है, हमारे जीवन का हिस्सा है, करोड़ों देशवासियों की आस्था का विषय है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है, ये कमिटमेंट को पूरा किया। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ भी जहाँ भी जा रहे हैं वो मथुरा का जिक्र ज़रूर कर रहे हैं कि अब मथुरा की बारी है, वहाँ हमारा फोकस होगा। तो क्या ये चीज़ें सिर्फ जनसभा तक हैं या कागज़ पर भी दिखेंगी? हमारी सरकार अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़े, उस पर काम कर रही है। आपने देखा होगा पहले रामनवमी के जुलूस निकलते थे, दंगे होते थे, उन पर पथराव होता था। कांवड़ यात्रा निकलती थी, लोग उसे प्रतिबंधित करते थे, उसे रोकते थे। हमारी सरकार ने एक बेहतर माहौल बनाने का काम किया। आज जो कांवड़ यात्री हैं उन पर पुष्पार्चन होती है, फूलों की वर्षा होती है। तो हमारी जो विरासत है, हम आस्था को और विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। एक अंदर का सवाल है अध्यक्ष जी,
जब आपकी मीटिंग्स होती हैं, तरह तरह की मीटिंग्स होती है, कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को लेकर, मुद्दों के सिलेक्शन को लेकर, संकल्प पत्र बनाने को लेकर, रणनीति की कहाँ जनसभा होनी है, कहाँ किस तरह से उन बैठकों में चर्चा किस तरह से होती है, बातें किस तरह से होती है, आम पब्लिक जानना चाहती है। ये तो खबर आ जाती है कि मुख्यालय में बड़ी मीटिंग हो रही है, इतने बड़े बड़े नेता पहुंचे हैं, कैसे होती है? आज अगर भारतीय जनता पार्टी का आप स्वरूप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में 1,62,000 कुछ बूथ हैं जहां पोलिंग लोग वोट डालने जाते हैं। ठीक है। हमारे पास 95% वेरीफाइड बूथ है, मतलब जहां हमारे लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग 95% बूथ पर हैं, मतलब जो वेरीफाइड है। ठीक है। जो हम लोग बातचीत संपर्क बना, मतलब हमारा स्ट्रक्चर, और पार्टी का नीचे लाखों कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो एक विचार से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकल्प लेकर काम करते हैं, मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व। और हम लोग अलग अलग समूह में बैठ के अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये बात ना पब्लिक जानना चाहती है। जो आप बात कर रहे हैं लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, वो यहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ हैं। कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी इस लेवल के नेताओं से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है? अब जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मुझे नोएडा जाना है। ठीक है। तो पूरे उन्हें मैसेज देना है, जो राज्यों की इकाई हैं 30-32 होंगी, तो उन्हें 30-32 लोगों को मैसेज देना है कि मुझे नोएडा जाना है। ठीक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे नोएडा जाना है, तो मेरे पास लगभग 98 ज़िले हैं, मुझे 98 ज़िलों में मैसेज करना है, अध्यक्ष जी नोएडा आ रहे हैं। 98 जिलों को हमारे यहाँ 1918 मंडल हैं, हमने संगठन की योजना बना रखी है, पिरामिड की तरह ही। तो उसमें हमें मैसेज करना है। सभी मंडलों को नीचे सेक्टरों को सूचना करनी है, मंडलों को भी 10-15 लोगों से बात करनी है, मंडल के लोगों को फिर नीचे सेक्टर में बात करनी है, सेक्टर के लोगों को बूथ पर बात करनी है, और बूथ पे हम लोगों ने संगठन में पन्ना प्रमुख तक मतदाता सूची के बना रखे हैं। तो हम 4 घंटे में नीचे तक मैसेज कर सकते हैं। अभी जब उत्तराखंड में प्रधानमंत्री की सभा हुई है रुद्रपुर में, सिर्फ 2 दिन के नोटिस पर उतनी बड़ी जनसभा हो गई। 2 दिन पहले जानकारी दी गई थी स्टेट बीजेपी पार्टी को, और उसके बाद हो गई। तो ये इतनी जल्दी कैसे एग्जीक्यूट होता है? नहीं, पार्टी का एक सिस्टम है, हम लोगों ने अपने संगठन को पूरा लगाया, नीचे बातचीत भी हमने मैसेज किया सब लोगों को। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, प्रधानमंत्री जिस तरह लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो आप अगर विश्वास करोगे, पार्टी जितना व्यवस्था कर रही है, हम जितने लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उससे 5 गुना लोग आ रहे हैं। आप वहाँ देखोगे, चाहे मेरठ की सभा हो, चाहे सहारनपुर की सभा हो, चाहे गाजियाबाद का रोड शो हो, चाहे पीलीभीत की सभा हो, ये लोगों की ऐतिहासिक उपस्थिति है। मतलब क्लियर है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे पता है, वो उस जिम्मेदारी को निभाता है। नीलू, बिल्कुल, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भूपेंद्र जी बीजेपी, और जिस तरह से अभी मेनका ने सवाल किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री से एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी संपर्क कर सकता है, और आपने जिस तरह से बताया कि इतने सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हमारे तो 5 व्हाट्सएप ग्रुप में हम थक जाते हैं देखते देखते कि कैसे उन सब चीज़ों को देखा जाए। ये बहुत बड़ी बात है इन सब चीज़ों को मैनेज करना भूपेंद्र जी। नहीं, पार्टी का अब एक बहुत व्यवस्थित सिस्टम है, और हमारे पास प्रशिक्षित लोग, योग्य लोग काम करने वाले हैं, और बीजेपी का एक कोई कार्यकर्ता इन ये पदों के भाव में नहीं है जी। हमारे पास दायित्व का बोध है, हमारे पास एक बूथ पर काम करने वाले भी लोग हैं, हमारे पास एक मंडल में काम करने वाले, गांव में भी काम करने वाले लोग हैं, और ज़िले में, प्रदेश में काम करने वाले लोग हैं। अगर हम ये सोचें कि भाई सबसे श्रेष्ठ हमें, इसलिए हमें काम करने का अवसर मिला है, तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत योग्य श्रेष्ठ लोग काम करने वाले हैं, और जो अपने दायित्व के बोध के साथ जो पार्टी ने उन्हें काम दिया है, एक समर्पण भाव से मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कैसरगंज वीआईपी सीट है उत्तर प्रदेश की, वहाँ से कल एक बयान आ रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह जी का कि पत्रकारों जब उनसे टिकट को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि बताओ कौन काट रहा है मेरी टिकट। तो ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या उनको दिलासा मिल गई कि टिकट मिलेगा? सर, अभी जो 4-5 सीटों पर निर्णय नहीं हो पाया है या नहीं हुआ है केंद्रीय चुनाव समिति ने, केंद्रीय पार्टी ने, उसमें कैसरगंज भी है, और पार्टी को निर्णय लेना है। जो भी निर्णय लेंगे हम सब लोग उस निर्णय के साथ खड़े हैं। देखिए, ये सारे तो पॉलिटिकल सवाल हुए, क्या और सवाल है? आपसे जितने भी सवाल हुए सारे पॉलिटिकल हुए,
मैं थोड़ा सा पर्सनल आता हूँ। राजनेता भूपेंद्र चौधरी से बात न करके एक आम शहरी भूपेंद्र चौधरी से एक सवाल है मेरा, परिवार को कितना समय दे पाते हैं? मैं, अगर मेरे बारे में आप सुनेंगे देखेंगे तो मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई। मेरी बेटी 36 साल की है, 2 बेटी हैं मेरी, 1 बेटा है। घर भी, परिवार भी पूरा है, बेटे के भी 2 बच्चे हैं। और मैंने संगठन का, मुझ पर बहुत लंबे समय से काम रहा है पार्टी का, और मैंने पार्टी के सारे भूमिकाओं में काम किया, लगभग 33-34 साल हो गए। और मेरे लिए, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान देना और यहाँ तक मैं आया हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में ही संभव है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जो लोग पुलिस में सिपाही भर्ती हुए, डीजीपी बन गए, ये भाजपा में ही संभव है। दूसरे लोगों में परिवार के लिए चीज़ें आरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी से अखिलेश जी तक पहुँची है। अभी भी कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार की छाया से निकल नहीं पाई। हमारे यहाँ लोग सामान्य परिवारों से बढ़ के आज कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो ये लेकिन मुझे आज देखेंगे पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, और मैंने भी सभी स्वरूपों में काम किया, परिवार को बैलेंस करके। और जो भी समय मिलता है घर परिवार के लिए समय देते हैं। थोड़ा परिस्थिति जैसे जैसे दायित्व बढ़ते हैं, समय तो कम रहता है परिवार के लिए, लेकिन अब सब परिवार से जुड़े रहते हैं। बच्चे सब काम कर रहे हैं, अच्छी स्थिति में है जी, और कोई समस्या नहीं है। अच्छे मन से समाज का काम है। लेकिन अपने लिए थोड़ा वक्त निकालते फिल्म या गाना सुनना या कुछ? कभी ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और थकावट बहुत ज्यादा है? बहुत सुनता हूँ, मुझे भजन गाने, कुछ भजन हमारे दर्शकों को भी भूपेंद्र जी अगर 2 लाइन अगर सुना दे तो। ऐसा मुझे कोई नहीं, लेकिन मुझे बहुत सुनता हूँ। लेकिन सार्वजनिक जीवन में लगातार मेरे पास काम रहा है पिछले 30-32 वर्षों से, तो मैं पार्टी के लिए समर्पित भाव से अधिकांश समय मेरे पास वही रहा। हम लोग किसान हैं, 4 भाई हैं, और खेत किसानों में एक परिपाटी रहती है कि ज्वाइंट परिवार होते हैं। तो उसमें से कुछ लोग परिवार का अपना खेती काम करते हैं, कुछ हम जैसे लोग समाज के काम के लिए समय भी निकाल लेते हैं जी। तो मैंने एक ज्वाइंट परिवार की जो परिपाटी है खेत किसानों की, उस परिपाटी का लाभ मुझे मिला है। मेरे भाई बहुत अच्छे से काम करते हैं, अच्छा घर है, अच्छे परिवार है, सहयोग मुझे परिवार का रहा है पूरा। मेरी माँ अभी जीवित है, गांव में रहती है। तो आपको पूरा वक्त पार्टी के लिए आप लगा देते, कुल मिलाकर आप यही कहना चाह रहे हो। और बीजेपी के कई नेताओं से मेरी बातचीत हुई है, ऑफ द कैमरा यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री ना सोते हैं ना सोने देते हैं, और वो पूरा नीचे तक जाता है कि सभी को पता है कि काम करना है। कभी तो होता होगा, खींच होती होगी, आपसे शिकायतें होती थी, पार्टी कार्यकर्ता नेता आपके पास लेकर आते कितना काम देते हो, ऐसा कुछ होता है? नहीं, पार्टी का एक सिस्टम है, और पार्टी के बीजेपी एक ऐसा संगठन है, राजनीतिक दल है कि सामान्यतः जितने भी राजनीतिक दल हैं वो केवल चुनाव के समय दिखते हैं। उनके नेताओं के मूवमेंट होते हैं, दौरे होते हैं, तब दिखते हैं। बीजेपी का संगठन ऐसा है कि एक चुनाव बीता नहीं, अगले की तैयारी होती है। हम लोग अगली तैयारी में लग जाते हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद हमारे जितने भी आप देखेंगे संगठन के कार्यक्रम, अभियान, बैठ के लोगों से मिलना जुलना, और सरकार के कामकाज, और सरकार के कामकाज में भी जो भी हमारी योजनाएं हैं गरीबों के लिए, उन्हें उसका लाभ कैसे मिल सके। अब आपने देखा कि सरकार, हमारी पार्टी रचनात्मक और सेवा के काम भी करती है। अब कोरोना में हमारी पार्टी का आप देखो, और जितने भी सेवा के काम हैं, भारतीय जनता पार्टी सेवा के रचनात्मक कार्यक्रम में भी भाजपा के एक कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं। और ये चुनाव का वक्त तो परीक्षा का वक्त होता है, तो परीक्षा के वक्त की शुरुआत हो चुकी है। आते जाते में इनका और पूछना बनता है, कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आपने तो 400 पार का नारा दे दिया है, भूपेंद्र जी बीजेपी ने दे दिया है। तो क्या ऐसे में हम मान के चले 30% नेता तो आपके पार्टी में आ चुके हैं कांग्रेस के, तो इस बार क्या जब चुनाव होंगे लोकसभा के, तो क्या कांग्रेस मुक्त भारत करने की ओर बीजेपी बढ़ेगी? हम अपने विचार के साथ, अपनी विचारधारा के साथ, हमारा जो संकल्प है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, वैचारिक विषय हैं, लेकिन हम लोग संकल्पित हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है,
हमारे एजेंडे के साथ काम करना चाहता है, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहता है, हम सबको साथ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परीक्षा की घड़ी में परीक्षा में सभी राजनीतिक दल उतर चुके हैं, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और हमारे साथ मंच शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।